रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आलिया हमजा साहिबा को गिरफ्तार किया गया था, मैंने आपको बताया था। फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया। वर्कर पहले से ही वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, मीडिया वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। हैरत अंगेज़ तौर पे कुछ अजीबोगरीब किस्म के लोग वहाँ पे क्लाशनकोफ़ें पकड़ के खड़े थे। इन्होंने किसी भी इदारे की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, पैर में चप्पल है, हाथ में क्लाशनकोफ है, और अजीब गुंडागर्दी वाली अंदाज में लोग वहाँ पे घूम रहे थे सादा कपड़े पहन के। और ये ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर बदमाशी चल रही है, हुकूमत नहीं चल रही, रियासत नहीं चल रही, बल्कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और बदमाशी कर रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल जो स्टीरियोटाइप मुकदमात होते हैं पाकिस्तान में दर्ज किए जाते हैं, अब तो ज़ुबानी याद हो गए हैं, उसी तरह का मुकदमा दर्ज किया गया कि जनाब हमें अचानक हमारे मुखबर की इतला आ गई, पता चला कि जी फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो मर्द व ज़न इकट्ठे हुए हैं, रोड ब्लॉक किया हुआ है, कार्य सरकार में मुदाखलत हो गई है, पथराव हो गया है, नारेबाजी हो गई है, हुल्लड़बाजी हो गई है, हमने कुछ लोगों को काबू कर लिया। बाद में जब पता चला तो उनके नाम ये थे, इनमें एक आलिया हमजा भी थी। ये है जनाब टोटल मुकदमा। अदालत ने जुडिशल कर दिया है। आलिया हमजा साहिबा ने कुछ स्टेटमेंट्स भी इस हवाले से दिए हैं। उन्होंने वहाँ पे बात की और ये बताया कि हमें रात हफ्ज़े भेजा में रखा गया है। क्या आज हमारा IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कुरान पर हलफ देगा, जो करना कर लो। मैंने पुलिस को कहा लड़कों को गिरफ्तार ना करो, मुझे कर लो। बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब मैं नहीं देख सकती कि मेरे सामने मेरे कारकुन उठाए जाएं। अच्छा, ये ना आलिया हमजा साहिबा ने भी बहादुरी की मिसाल कायम की है। यानी जैसे इन्होंने गुज़िश्ता रात गिरफ्तारी दी है, वो मनाज़र देखने के बाद यानी बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं जिन्हें आलिया हमजा से बहादुरी सीखनी चाहिए। उन्होंने वाकई ज़बरदस्त बहादुरी वाले तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी दी है और कानून के हवाले किया अपने आप को, बजाय इसके कि वो रजिस्ट करती। उनके पास कारकुन थे बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन उन्होंने मुज़ामत नहीं की बल्कि कारकुनों को समझाया। अब एक मरतबा फिर मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा हमलावर हो रहे हैं लोग, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, या वो मीडिया के वो लोग हैं, या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। वो सबके सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पे दोबारा से अटैक कर रहे हैं। यास्मीन राशिद साहबा, आप जानते हैं कि उनके ऊपर जो है वो कितनी सख्तियाँ की गई हैं। इस वक्त बुशरा बीबी जो है उनको दोबारा से आज़ाद करने के बाद फिर से जेल में डाल दिया गया है। इमरान खान साहब की बहनें, उनको बार बार अगवा किया जाता है जेल के बाहर से और दूर मोटरवे पे वीराने में ले जाके छोड़ दिया जाता है। ये उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। अदालतें भी उन्हें इंसाफ नहीं दे रही। आलिया हमजा साहिबा आपके सामने, सनम जावेद और तैयबा राजा की दरखास्तें दी हुई है कि जनाब इनकी ज़मानतें जो हैं वो खारिज की जाएँ, या इनके दोबारा हम केस खोलना चाहते हैं, इनके जिस्मानी रिमांड हमने लेने हैं, तो उन्हें भी वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो एक के बाद एक जो है वो ख़वातीन के ऊपर हमला किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे अलग से अटैक किया जा रहा है ख़वातीन के ऊपर। तो इस मरतबा क्योंकि देखें ना, ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी ताकत है। इस ताकत को तोड़ने में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत नाकाम रही है, और अब वो पूरी ताकत के साथ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर अपने टाउट्स के ज़रिए से ख़वातीन के ऊपर हमला आवर है। यानी ज़रा सी छोटी सी कोई बात हो जाए, कोई ट्वीट कर दे, तो यहाँ पे मोहब्बती माफिया आ जाता है। वो ये कहते हैं जी औरत की इज्जत, औरत का एहतराम। तो ये औरतें नहीं है, 70-70 साल की ख़वातीन, कैंसर की सर्वाइवल खातून, इन सबको जो है वो इन्होंने कितनी तकलीफ में दो चार किए रखा है। वो अपने भाई को मिलने के लिए जाती है, उनको उठा के वो 100 किलोमीटर दूर वीराने में छोड़ के आ जाती है पुलिस, और हर दफ़ा यही करती है। वो धूप से बचने के लिए, छाँव में जाने के लिए वो पनाह लेते हैं एक ज़ेरे तामीर प्लाजे में, और उसको ताला लगवा दिया जाता है, उसके मालिक को बुलवा लिया जाता है, मैनेजर को बुलवा लिया जाता है। वो किसी एक ढाबे के अंदर पनाह लेती हैं, वो ढाबे वाले को पुलिस वाले कहते हैं चल बंद कर इसको, वो बेचारा इनको बाहर निकाल के बंद कर देता है। वो जहाँ से कुर्सी मांगते हैं उसको निशानी वरत बना देते हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है कि ख़वातीन को अटैक किया जा रहा है, और ये डेलिबरेटली किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है कि ख़वातीन के ऊपर अटैक करो, इनको वुल्नरेबल करो, इनके ऊपर जो है वो हमलावर हो जाओ सारे मिलके, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करना ख़वातीन छोड़ दें। लेकिन ख़वातीन के वोट की अक्सरियत इमरान खान के साथ ही है। ये 8 फरवरी 2024 को भी साबित हुआ। आप दोबारा इलेक्शन कर लें, फिर साबित हो जाएगा। ख़वातीन के ऊपर अटैक करने के लिए कुछ दो लोग जो है ना वो ख़ास तौर पे उनके ऊपर हमलावर हुए हैं। यानी दो लोगों के ऊपर ज़्यादा हमला हो रहा है, एक अलीमा खान और एक सलमान अकरम राजा। ये दोनों बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है। अलीमा खान इसलिए कि वो जेल में जाकर जो बातें उनका भाई उन्हें कहता है वो बाहर आके एज इट इज़ वो बातें बता देती हैं। वो कोई लगी लिपटी नहीं रखती। ना उन्होंने सेनेटर बनना है, ना उन्होंने MNA बनना है, ना उन्होंने मिनिस्टर बनना है, ना उन्होंने वज़ीर आला बनना है। उनका किसी किस्म का कोई ऐसा एम्बिशन है ही नहीं। तो अलीमा खान तो जाती है इस चक्कर में, अपने भाई के चक्कर में, और वो अपने भाई से बातें पूछकर बाहर आकर बता देती हैं। अब ये डंडी नहीं मारती, जो बात अंदर होती है वही आके बाहर बताती हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करती। लिहाजा सिस्टम इनसे डर गया कि इमरान खान की आवाज़
आवाम तक बराह रास्त अगर पहुंचती है तो अलीमा खान के जरिए पहुंचती है। ये वाला जो सिलसिला है इसको बंद करवाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, सिस्टम को ये प्रॉब्लम है कि कनेक्टिविटी खत्म नहीं हो रही इमरान खान की आवाम के साथ, तो उस कनेक्टिविटी को भी खत्म किया जाए। ये वो वजह है कि अलीमा खान साहिबा को नहीं मिलने दिया जा रहा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ही नहीं मिलने देते। ये नहीं, मैं हैरान होता हूं कि इमरान खान अंदर वकीलों को ये कह रहे हैं कि भाई जाओ जाके अलीमा खान को बोलो और आप लोग जाएं जाके तौहीन अदालत का केस करें कि मेरी फैमिली को मुझसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और बाहर कुछ सहाफ़ी टाउट वो ये खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान खुद अलीमा खान से नहीं मिलना चाहते। क्यों भाई? कल को ये कोई और खबर दे देंगे इमरान खान जेल में बुशरा बीबी से भी नहीं मिलना चाहते, परसों ये खबर दे देंगे जी फलां फलां को नहीं। ये तो मेरे ख्याल में ख्वाहिशात को खबर बना रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक आदमी जेल में है 2 साल से और वाहिद इंफॉर्मेशन बाहर निकालने का जो सबसे काबिल एतमाद जरिया है वो उसकी बहन है, और वो कहेगा जी मैं उससे मिलता ही नहीं। हालांकि वो वकला को मशवरे दे रहे हैं, हालांकि वो बार बार जेल इंतजामिया को कह रहे हैं कि मेरी फैमिली की मुलाकात का दिन है, उनको लाओ और मिलाओ, लेकिन नहीं मिलवाया जा रहा। तो सबसे ज़्यादा अटैक एक तो अलीमा खान और दूसरा सलमान अकरम राजा साहब पे इसलिए किया जा रहा है कि राजा साहब का मामला ये है कि वो भी बात वही करते हैं और अंदर पहुंचाते हैं जो बात पहुंचाई जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब को अभी तक नहीं पता कि उनकी बहनों के साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है। मिसाल के तौर पे जेल में इमरान खान साहब को नहीं पता कि काटलिंग ड्रोन हमले में किस तरह का जुल्म हुआ है और कितनी बड़ी गलती हुई है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब को बिल्कुल नहीं पता कि मादनियात का बिल एक्चुअल क्या है और उसके जरिए से कौन से टारगेट्स हैं जो अचीव किए जाएंगे। तो इमरान खान साहब को जो फिल्टर मालूमात जेल के अंदर जाती हैं, तो अंदर से भी जो इमरान खान साहब के बयान आते हैं वो फिल्टरों के बाहर आते हैं। तो सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहिबा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ज़्यादा अटैक किया गया है और ये मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, एक बहन है। अब रोका जा सकता है ना, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब अगर उनको ना मिलने दें तो इतना रोला नहीं पड़ता कि यार दूसरी पार्टी के लोग हैं, मिल सकते हैं, ठीक है, नहीं मिलते ना मिलाएं। इसी तरह जो है वो साहबजादा हामिद रजा, वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो उनका मामला भी यही है। एक उमर अयूब साहब हैं, उनको भी टारगेट किया गया है, ये आप सब जानते हैं, और जानबूझ के टारगेट किया गया है। उनसे शायद उनकी सीट ही छीन ली जाए अगर उमर अयूब साहब ने बात ना मानी तो। बहरहाल वो फिलहाल कंप्रोमाइज़ तो उन्होंने नहीं किया। शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इंकशाफात किए हैं अपनी तरफ से अलीमा खान साहिबा के बारे में। ये मैं पहले पढ़ के सारे आपके सामने रख देता हूँ। मैं नॉर्मली इस आदमी को डिस्कस नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए नहीं करता कि ये बिला वजह जो है वो अहमियत देने वाली बात है, मैं डिस्कस करता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे हैं मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो इसलिए कि इमरान खान की एक चीज़ मुझे आपको बतानी है। शेर अफजल ने कहा कि अलीमा खान का रवैया इंतहाई गैर इंसानी है, उनकी ज़बान आग उगलती है, पार्टी रहनुमाओं को बदज़बानी करके जलील करती है। इनके कहने पर शहबाज गिल, इमरान रियाज खुलकर मेरे खिलाफ बोले हैं। उमर अयूब समेत सब लोग पीटीआई सोशल मीडिया से डरते हैं, किसी में जरूरत नहीं कि गालियों का जवाब दे सके। चलो जी, ये हो गया। अच्छा, मेरी वैसे अलीमा खान से एक ही मुलाकात और बात हुई है, वो मैं जेल में था और मुझे पेशी पे अदालत लेकर आए थे, तो जिस गाड़ी में मैं मौजूद था उसके पास वो चलकर आई, उन्होंने मेरे साथ बात की, उनका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मेरी उनके साथ कोई किसी किस्म की कभी अलैक सलैक नहीं। हाँ, एक दिन जब साइफर वाला मुकदमा हो रहा था और जब इमरान खान के हक में फैसला आया था तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। ये 2 मौक़ों पर मेरी उनसे बात हुई है आज तक ज़िंदगी में। अच्छा जी, आगे शहबाज गिल साहब का तो मुझे नहीं पता। तो इसके बाद अगला इल्ज़ाम शेर अफजल मरवत ने लगाया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं उसका ऑडिट नहीं हुआ, पैसे अलीमा खान देखती हैं। वो शिबली फराज को कहती हैं कि उन्हें वकला की फ़ीसों की मद में पैसे दिए जाएं। लीगल केसेस की मद में 11 करोड़ तो अली अमीन ने दिए हैं। हालांकि अली अमीन के बारे में एक सवाल उठाया जो खैबर पख्तूनख्वा से साबिक वज़ीर इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि तैमूर झगड़ा साहब कि अली अमीन गंडापुर साहब के तो टोटल असासे ही 10 करोड़ के हैं, तो उन्होंने उससे ज़्यादा पैसे कैसे दे दिए केसों के लिए। बहरहाल ये कह रहे हैं जी 11 करोड़ अली अमीन ने दिए, 3 करोड़ वकला को दिए गए हैं, 8 करोड़ बीच में से गायब हो गए हैं। शेर अफजल मरवत ने पार्टी फंडिंग में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और अलीमा खान साहिबा पे संगीन इल्ज़ाम। फिर एक और इल्ज़ाम इन्होंने लगाया जी कि अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए जो डोनेशंस आए हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। ये भी एक उन्होंने आइडिया दिया कि इमरान खान साहब जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसका भी ऑडिट करवाएं, जो डोनेशंस आए हैं वहाँ पर भी उन्हें शक है शायद कि खुर्द-बुर्द हुआ है या कोई मामला हुआ है। एक और चीज़ इन्होंने कही कि सोशल मीडिया को अलीमा खान कंट्रोल करती है, सोशल मीडिया पर गालियों की जिम्मेदार यही है। सलमान अकरम राजा इन्हीं के कहने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत हर किसी से सींग अड़ा रहे हैं। मादनियात बिल पर कहा कि इसे पास ना करें शेर अफजल मरवत। एक और स्टेटमेंट इन्होंने दिया जी कि मेरे खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले होने का बयानिया अलीमा खान ने बनाया।
हैदर मेहदी और आदिल राजा ने उनकी ईमा पर मेरे खिलाफ वीलॉग किए। ये यूट्यूबर्स को बुलाकर मेरे खिलाफ कान भरती थी। सारा सोशल मीडिया बैरूनी फंडिंग अलीमा खान कंट्रोल करती है। जनाब ये संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। फिर एक और बात भी कही कि इमरान खान ने हमें कहा था कि अलीमा खान का फ़ोन ना सुने, उससे रब्ता ना करें। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि इमरान खान ने अलीमा खान को कुछ नहीं कहा और शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। लोग कहते हैं इमरान खान मर्दम शनास नहीं है, लेकिन इमरान खान ने साबित किया कि वो मर्दम शनास है। उसने बंदा पहचाना, बंदे को इस्तेमाल किया और बंदा फारिग करके वापस कर दिया। एलो फड़ो अपना बंदा। ये इमरान खान की कैपेसिटी है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो मर्दम शनास नहीं है, मेरे ख्याल में उनके लिए ये एक केस स्टडी होना चाहिए कि इमरान खान मर्दम शनास है या नहीं। यानी मुझे भी कभी लगता था कि यार मरवत ने बड़ा काम किया हुआ है, इसके साथ शायद ज्यादती हो रही है, लेकिन अब शेर अफजल मरवत खुद साबित कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ जो फैसला किया, शायद इमरान खान साहब की समझ जो है वो अपनी पार्टी के लोगों के बारे में बाकी सबसे ज़्यादा है, या उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। उन्होंने वक्त से पहले भांप लिया था कि कौन कहाँ पे क्या करेगा, कौन डंग मारेगा और कौन नहीं मारेगा, कौन किस लेवल तक जाएगा और कौन क्या कर सकता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने जो तोहफा उनके पास भेजा गया था, इन्होंने उस तोहफे को इस्तेमाल करके, पंजाबी में कहते हैं वर्ता के, इमरान खान साहब ने वापस कर दिया है। तो अब आप जितना मर्जी उछलते कूदते रहें, वो बात तो अब रही नहीं मेरे ख्याल में, और इस तरह के बयानियों के ऊपर कोई तवज्जो भी नहीं देगा। लेकिन मैंने आपको ये इसलिए पढ़ के सुनाया कि आप इमरान खान साहब की जो जहानत है या उनकी मर्दम शनासी है, स्पेशली इस केस में, आप उसका अंदाज़ा करें कि कैसे शानदार तरीके से इमरान खान साहब ने इस चीज़ को भांप लिया जेल के अंदर बैठ के। बाहर बैठे हुए लोगों को, बाज़ को आज भी समझ नहीं आई, लेकिन इमरान खान ने जेल के अंदर से भांप लिया। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पंजाब हुकूमत दौड़ गई है और स्टेटमेंट दिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। जेल किसकी? पंजाब गवर्नमेंट की। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल किसका? पंजाब गवर्नमेंट का। जो पुलिस बाहर आकर खड़ी होती है वो किसकी? पंजाब गवर्नमेंट की। जो गिरफ्तारियां करती है वो पुलिस किसकी? पंजाब गवर्नमेंट की। जो वहाँ पे नाके लगते हैं वो कौन लगाता है? पंजाब गवर्नमेंट के। तो उन्होंने एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डिसओन किया है। लेकिन नून लीगी या कोई भी सियासतदान होगा ना, बड़े सियाने होते हैं। वो ये देखते हैं कि यहाँ तक तो लिमिट ठीक है कि थोड़ा बहुत अपने मुखालिफ को आप दबवा लें एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, लेकिन जब मामला एक हद से आगे जाता है या पानी नाक से ऊपर जाता है तो ये फिर गर्म जगह पे या गिल्ली जगह पे पाँव नहीं रखते सियासतदान। ये फिर फौरन अपना बोझ मुंतकिल करते हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ वक्तन फवक्तन जो किया कराया वो आर्मी चीफ के खाते में डालते रहते हैं कि ये भी आर्मी चीफ ने किया, ये भी आर्मी चीफ ने किया, 26 नवंबर भी आर्मी चीफ ने किया, फलां चीज भी आर्मी चीफ ने की, मईशत बेशक बर्बाद हो रही है, जो भी है वो आर्मी चीफ ने, सारा कुछ शहबाज शरीफ साहब वक्तन फवक्तन बाकायदा स्टेटमेंट्स दे देकर आर्मी चीफ के खाते में डालते रहते हैं। अब जिस दिन ये आर्मी चीफ ने रिटायर होना है, इनको उस दिन पता चलना है कि इनके साथ हुआ क्या है। सारा कुछ इनके खाते में प्रॉपर डाल के फिक्स कर दिया जाएगा। ये जनाब इस हुकूमत का तरीका वारदात है। सियासतदान है ना, तो अब पंजाब हुकूमत भी डर गई है कि जनाब ये जो किया जा रहा है, कल को हमने भी जेलों में जाना है, हमने भी गुनाह और करप्शन की हुई है, बल्कि हमने तो लुट मार के बाजार गर्म किए हुए हैं। तो जब हम जेलों में जाएंगे या हम पकड़े जाएंगे तो हमारे ऊपर तो इससे आधी सख्ती होगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने कह दिया हम तो कर ही नहीं रहे ना, हमारा इससे कोई ताल्लुक है, ये सारा वही कर रहे हैं, ये नहीं वो एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल दिया इन्होंने। तो बुज़दिल है, डरपोक हैं, एस्टेब्लिशमेंट का साथ भी सही तरह नहीं दे पा रहे, एंड में फंसना एस्टेब्लिशमेंट में ही है। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई को नाकाम बनाया पाकिस्तान के इदारों ने। बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी जवांमर्दी के साथ एक बहुत बड़े वकूए को रोका है पाकिस्तान के इदारों ने। जनूबी वज़ीरिस्तान से गुलजार नामी नौजवान है, वो अपने जिस्म के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पहनकर अडयाला जेल के करीब पहुंच गया। खुदा ना खास्ता इससे पहले कि कोई बड़ा वाकया हो जाता, इस शख्स ने जैसे ही नारा लगाया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्क व कौम के मफाद में और मुल्क व कौम की हिफाजत के पेश नज़र एक बहुत बड़े साने से पाकिस्तान को बचा लिया। और इस पर मेरे ख्याल में अगले 23 मार्च को बाकायदा तमगा दिया जाना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को इतने बड़े साने से बचाया, इस कौम की जान बचाई, इस कौम की हिफाजत की, कि एक शख्स जो जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता है वो वहाँ से अपने जिस्म के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बांध कर निकला, उसके कपड़े पहन कर निकला तहरीक इंसाफ के। और इससे पहले कि बड़ा सानिया होता, उसको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर दिया। अभी इसके ऊपर तहकीकात चल रही है। नाजरीन, पाकिस्तान के मीडिया को चाहिए कि इसके ऊपर मैराथन ट्रांसमिशन करे और पाकिस्तान की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसीज को खराज तहसीन पेश किया जाए। तमाम अखबारात में इसकी हेडलाइंस भी छापी जानी चाहिए। नाजरीन, कैसर बंगाली साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ये बड़े आंखें खोलने वाले स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि कोयटा में गैस की लोड शेडिंग शदीद है,
कई अजला में अभी भी गैस नहीं है, डेरा बुगटी में भी गैस नहीं है। आइन के मुताबिक जिस सूबे की पैदावार है इस सूबे का पहले हक होता है। वहां पावर प्लांट है जो नेशनल ग्रिड को बिजली देता है, लेकिन कोयटा में बिजली, उसकी भी लोड शेडिंग है। अच्छा, इसके बाद जो कैसर बंगाली साहब हैं, उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान पीछे क्यों रह जाता है ना। उन्होंने कहा लाहौर से पेशावर जाएं तो हर 25 किलोमीटर पर एक कंटोनमेंट आ जाता है। कंटोनमेंट ऐसा एरिया होता है, कैंट एरिया, जहां पे फौज का कंट्रोल होता है। लोकल कवानीन वहां पे नहीं चलते, बहुत सारी चीजों में वहां पे फौज का कंट्रोल रहता है। उन्होंने कहा इंडिया ने भी 2 साल पहले अपने तमाम कंटोनमेंट्स बंद कर दिए थे। कंटोनमेंट बंद करके लोकल इंतजामिया को दें और शहरों को बेहतर बनाएं। बात सारी पैसे बचाने की है। ये कैसर बंगाली साहब ने कहा। बहुत बड़े माहिर मईशत हैं, बड़ी मुश्किल से वो इतनी सख्त बात कर पाते हैं, लेकिन वो भी तंग आ गए हैं कि ये मॉडल जो पाकिस्तान में चल रहा है ये चल ही नहीं सकता। वैसे कैसर बंगाली साहब का नाम लिया तो मुझे बांग्लादेश वाला मामला भी याद आ गया। वहां से बांग्लादेश ने मुतालबा किया पाकिस्तान से 2 चीज़ों का। एक तो कुछ $4.5 अरब डॉलर की अदायगियाँ हैं जो क़याम पाकिस्तान के बाद, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ थे, फिर 2 लाख हो गया, तो बांग्लादेश के बकौल पाकिस्तान को वो अदायगियाँ बांग्लादेश को करनी है। दूसरा, उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया कि जनाब हमारे साथ जो जुल्म और बर्बरियत की गई, हमारे लोगों के साथ जो जबर किया गया और जो हमारी खवातीन के साथ सलूक किया गया, तो सारा कुछ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है ना। वैसे भी आर्मी चीफ कहते हैं कि अपने मुल्क की कहानी जो है वो आने वाली नस्लों को सुनानी है, तो कहानी का एक बहुत बड़ा चैप्टर जो है वो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में, और उसका एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो याया खान है, और उसका एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो हमारा आधा मुल्क अलग हो जाना है। तो अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ ये पढ़ा दें और ये समझा दें तो हम बहुत सारे मसाइल से आइंदा निकल सकते हैं। बहरहाल ये बांग्लादेश ने माफ़ी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान को माफ़ी वैसे मांग लेनी चाहिए, जो जुल्म और जबर आपने किया, अल्टीमेटली पाकिस्तानियों से भी एक दिन आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो जो बांग्लादेश के लोग हैं उनसे माफ़ी मांगे, जैसे कि भुट्टो से भी माफ़ी मांगी। भुट्टो से माफ़ी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मांगी गई। भुट्टो से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने माफ़ी इस तरह मांगी कि उन्हें अवार्ड भी दिया गया। उनके दुनिया से जाने के बाद पहले उन्हें कत्ल किया गया, फिर उन्हें अवार्ड भी दिया गया। तो अगर आप यहाँ पे माफ़ी मांग सकते हैं तो फिर वहाँ जो इतना बड़ा एक गुनाह अजीम किया गया है वहाँ पे भी माफ़ी मांगे। फातिमा जिन्ना साहिबा की कब्र पे जाएं, वहाँ पे जाके माफ़ी मांगे। और वो माफ़ी आपको इसलिए भी मांगनी चाहिए कि ये अमीर अब्बास साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है। ये कुछ हकायक हैं जो माजी में लिखे गए हैं। इस हवाले से ये ट्वीट मैं आपको वहीं से पढ़ के सुना देता हूँ। ये मैंने चीज़ें पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन अमीर अब्बास साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको छोटे सा एक पैराग्राफ के अंदर लिख दिया है। उन्होंने कहा, सीनियर सहाफ़ी और मुहक्किक अख्तर बलोच ने 2015 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की पुरस्कार मौत पर डॉन अखबार में एक शानदार तहकीकी कॉलम लिखा था, जिसमें बताया गया था कि 2 अगस्त 1971 में एक अखबार में यह खबर शाया हुई कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कत्ल किया गया है। इस खबर में गुस्ल देने वालों के बयानात भी शाया हुए, जिसमें हदायत अली गुसाल ने बताया था कि मोहतरमा के जिस्म पर जख्मों के गहरे निशानात थे और उनके पेट में सुराख भी था, जिससे खून और पीप बह रही थी। गुसाल ने कहा था कि मोहतरमा के खून आलूद कपड़े उसके पास मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त की हुकूमत ने ना तो उसकी तरदीद की और ना ही इंक्वायरी की गई। जनवरी 1972 में गुलाम सरवर नामी एक शख्स ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले से अदालत में एक दरखास्त दायर की। गुलाम सरवर ने अपनी दरखास्त में कहा था कि मोहतरमा उस टोले की राह में ज़बरदस्त रुकावट थी जो हर सूरत इक़्तिदार से चिमटा रहना चाहता था, लिहाजा ये टोला हर कीमत पर उनसे निजात हासिल करना चाहता था। इसलिए मुझे ये तशवीश है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कहीं कत्ल ना किया गया हो। नाज़रीन, ये फातिमा जिन्ना साहिबा के हवाले से कुछ हक़ाइक़ हैं, तो माफ़ी तो जाके मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कब्र पे भी मांगनी चाहिए, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे भी जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, लियाकत अली खान साहब की कब्र पे जाके भी माफ़ी मांगनी चाहिए, और बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे जाके भी माफ़ी मांगनी चाहिए, और इमरान खान के लिए अडियाला जेल जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि जनाब हो गया, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दें, हमने मुल्क को चलाना है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन नाज़रीन, बहुत सारे हमारे यहाँ पे दानिश्वर हैं जो चीज़ों को इधर से उधर कर देते हैं, और यानी इन दानिश्वरों ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। हम सबको बुरा कहते हैं, सियासतदानों को कहते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, डिक्टेटर्स को कहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनके मरासी होने का किरदार अदा किया उन लोगों के बारे में हम कोई बात ही नहीं करते। मैं आपको आज ना एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, ये ज़रा आप सुने। ये ट्वीट तो नहीं है, बहरहाल ये उन्होंने ट्वीट किया है सियासत.pk वालों ने। सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से एक हिस्सा निकाल के उन्होंने लगाया कि ओवरसीज़ कन्वेंशन में बब्बर शेर की तकरीर जो जोशीली, जज्बाती और हुब्बुल वतनी से भरपूर थी। अब ये बब्बर शेर आर्मी चीफ को कह रहे हैं वड़ाइच साहब। अज़म और इरादा अंग अंग से टपक रहा था, माशाल्लाह। बब्बर शेर धाड़ा तो दहशतगर्द रीछों की उम्मीदों पर ओस पर गई और सियासी बोने लरस गए। सियासतदान जितने उनको बोने कह दिया, बोने। छोटे शेर को मायूस छुछुंदर ने कहा कि आपका कद कम हो गया है। नहीं, अब मैं आपको बताता हूं ये चक्कर क्या है।
देखिए सुहेल बराज साहब, आप जैसे सहाफियों ने ना बिला वजह यूनिफॉर्म वालों को चुक के रखा हुआ है, चुक चुक के इनको आसमान के साथ लगा दिया। यार मुझे समझ नहीं आती, हमने ऐसे कौन से कारनामे किए हैं कि आपने उठा के जो है वो आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। ये नहीं, आप इनके गंदे कपड़े कब तक धोएंगे, आप कब तक जूते पॉलिश करेंगे? ये काम ना करें आप। पाकिस्तान में सिविलियंस भी रहते हैं, उनकी भी इज्जत करवाएं, उनकी भी इज्जत करें। ताकत के आगे सर झुकाना जो है वो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ताकत के सामने सर नीचे रख के बैठेंगे। सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर मेरा रब है, उस पर भरोसा कीजिए, जालिम का साथ मत दीजिए। आप क्यों तारीफें करते हैं, क्यों खुशामद करते हैं? आपकी इन खुशामद ने दिमाग खराब कर दिया लोगों का। भाई नॉर्मल इंसानों की तरह उन्हें जीने दें। वो बेचारे सरकारी मुलाजिम हैं, 3 साल की ड्यूटी पे आते हैं, वो अपनी ड्यूटी करे जाए, अगला है अपनी ड्यूटी करे जाए। आप लोग उठा के उन्हें पता नहीं क्या बना देते हैं। आपकी सारी तारीख बड़ी पड़ी है आप लोगों की और आप जैसे और लोगों की, कि आप लोग इनकी इतनी तारीफें करते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, फिर आप अगले की तारीफ शुरू कर देते हैं, वो रिटायर हो जाते, और ये जितने रिटायर हुए आपको छोड़ के सारे चले गए, सारे बाहर चले गए। पीछे कौन रह गया? आप रह गए यहां पे, जो अब आने वाले की तारीफ कर रहे हैं, या जो अभी मौजूद है उसकी तारीफ कर रहे हैं, या वो बेचारे रह गए जो कुर्बानियां देते हैं खड़े होकर, जिनकी जाने जाती हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। ये ताकतवर लोग, एक मखसूस तबका, इनको अकाउंटेबल होना चाहिए, इनसे सवालात होने चाहिए, इनसे इनके जबर को आप नहीं जस्टिफाई कर सकते। यानी गेम चौक के रखी है तुसी भी यार, हद हो गई वैसे। और ये बराबर के शरीक हैं फिर आप, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना, इस सारे जुर्म में आप फिर बराबर के शरीक हैं। हमें समझ आ गई थोड़े सालों के अंदर कि ये गलत है, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, मुल्क चलेगा उस तरह जैसे सारी दुनिया चलती है। हमें थोड़े सालों में समझ आ गई है। यार आप मुझे बताएं, ओवरसीज इंडियंस आ जाए इंडिया में, तो क्या वहां के आर्मी चीफ जाके उनसे खिताब करते हैं? या किसी और मुल्क में ऐसा होता है? कहीं भी नहीं होता यार। तुसी गेम चौक के रखी हुई है बिला वजह ही। बिला वजह दिमाग खराब मत करें इन लोगों का। ये नौकरी कर रहे हैं, इन्हें नौकरी करने दें, ये तनख्वाहदार लोग हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तानी, 25 करोड़। ना करें ऐसा। यही करने की वजह से आपने इनके दिमाग खराब किए और उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। नॉर्मल लोगों की तरह जीने दें, नॉर्मल लोगों की तरह मुल्क चलने दें, आम मुल्कों की तरह। नाज़रीन, यहां मैं इस वीलॉग को खत्म कर देता हूं, अगले वीलॉग में कुछ और बात करते हैं। अब तक के लिए इतना।